वेलकम टू माय चैनल बैक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पहले बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तब होती है जब पार्टनर्स के बीच के रिलेशंस, आपस के रिलेशंस चेंज होते हैं। आपने देखिए पढ़ा है पहले, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर। इन चारों केसेस में क्या बदलता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती, खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप आती है। पार्टनरशिप पुरानी खत्म हो जाती है और उसकी जगह पे एक नई पार्टनरशिप आती है। इसको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कहते हैं। फर्म चलती रहती है, यहाँ पे देखिए ध्यान, फर्म चलती रहती है। अलग अलग कंडीशंस हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के 48 सेक्शन 48 में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे थियरी बाद में। अभी आप प्रैक्टिकल समझिए, और अकाउंट बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब प्रैक्टिकल आपको पढ़ लेंगे कर लेंगे तो थियरी लर्न हो जाएगा, उसमें इतना कुछ नहीं है। फिलहाल डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात हो गई जब आपने PSR कर लिया, जब आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया, जब आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर लिया, जब आपने डेथ ऑफ द पार्टनर कर लिया, तो आपने डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म को पढ़ लिया। इस सभी केसेस में क्या है, फर्म का डिसोल्यूशन है। अब बात आती है फर्म के डिसोल्यूशन का। तो फर्म कब डिसॉल्व होगी, जब एग्रीमेंट में कुछ ऐसा दिया होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर बैंकक्रप्ट हो गए लोग, कोर्ट से कोई ऑर्डर हो गया, या सम इलीगल एक्टिविटीज में, अनलॉफुल एक्ट में इन्वॉल्व है, कई तरह के कंडीशंस हैं उसमें जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व होती है। वो एक अलग मैटर है, थियरी लिखवा दूंगा मैं। तो डिसॉल्व का मतलब हुआ कि ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू विद द बिजनेस। ये उनका अपना डिसीजन भी हो सकता है और ये कोर्ट के ऑर्डर पर भी हो सकता है, ठीक है। ये बैंकरप्सी के भी केस में हो सकता है, ये सब इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ये तो भी हो सकता है। फिलहाल अब जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो क्या होगा, होता क्या है डिसॉल्व करने में, फर्म के अपने एसेट्स हैं। एसेट किसके हैं, कंपनी के हैं, फर्म के हैं। तो उस केस में उन एसेट्स का क्या होगा, उन एसेट को ऑक्शन किया जाता है, बेचा जाता है। और अगर फर्म की लाइबिलिटीज हैं तो वो लाइबिलिटीज पे की जाती है। यहां पर ये बताना और जानना बहुत जरूरी है कि पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज आर पेड। जैसे मान लो फर्म पे बैंक का लोन है और किसी पार्टनर ने भी फर्म को लोन दिया है। अब इसमें देखो डिफरेंस हो गया, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और एक इंटरनल लाइबिलिटी है। बैंक लोन क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, और लोन बाय ए पार्टनर क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करे, फिर वो इंटरनल लाइबिलिटी को पे करेगा, राइट। इसी तरह से क्रेडिटर्स हैं, पहले जिम्मेदारी है फर्म की उन क्रेडिटर्स को देना। अक्सर यही होता है जब फर्म्स बैंकक्रप्ट होने लगती हैं तो उनके क्रेडिटर ही बैंक कोर्ट पहुंच जाते हैं और उस पर सेल पर रोक लगा देते हैं कि कुछ बेचने ना पाए, पहले इनको क्लियर करें। फिलहाल तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जल्दी से, क्योंकि सितंबर में आपका है अब अगला, और थियरी वगैरह बीच बीच में आती रहेगी। पहले समझिए कि डिसोल्यूशन क्या है। तो इसमें क्या होता है कि ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड आउट, एक बात। दूसरा, ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज आर मेट। जो पैसा सब सारा एसेट बेच करके जो पैसा आएगा, उस पैसे से पहले बाहर की जो लाइबिलिटीज हैं उसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे, कोई लोन है उसको पे करेंगे। अब जो बचेगा तो पहले इंटरनल लाइबिलिटी पे होगी। इंटरनल लाइबिलिटी में क्या हो गया, मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फिर उसको पेमेंट जाएगा, और फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। हाँ, इसमें अगर कैपिटल शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब लॉस हो जाता है, लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स को बेच बाच के कम पैसे आए हैं, तो पार्टनर्स को अपने अपने घर से भी लाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें केस ये भी होता है कि मान लो फर्म डिसॉल्व हो रही, खत्म हो रहा है, सब बिक रहा है सब, तो बहुत सारी काम की चीज़ें भी होती हैं बिजनेस के अंदर।
तो बहुत सारे पार्टनर्स बहुत सारी चीज़ों को ले भी सकते हैं। मान लीजिए कोई फर्नीचर अपने घर ले गया, कोई मशीन है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। उनके काम की चीज़ है तो उन्होंने मशीन ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, तो इसका भी हिसाब होता है। फर्म जो है वो उनके कैपिटल से काट लेगी, फर्म उनके कैपिटल से क्या करेगी, काट लेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत है कि ये इन सब करने के लिए एक क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। उसी अकाउंट की बेसिस पर आप देखेंगे कि कैसे एसेट को सेल होता है, कैसे लायबिलिटीज आर पेड, एसेट की वैल्यू क्या है और उसका प्रॉफिट लॉस निकलता है। अब एक इसमें कंडीशन आती है कि इफ अगर किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए उसको अगर कोई एसेट दिया जाता है तो उसकी कोई एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती। ये मैं बार बार रिपीट भी करूंगा, इसको ध्यान में देना। मान लीजिए किसी को पैसा देना है, क्रेडिटर है कोई, कहा भाई पैसे तो नहीं है, आप चाहो तो मशीन ले लो, या वो कहता है कि चलो मुझे इसके बदले में फर्नीचर दे दो, या कोई पर्टिकुलर मशीन है वो दे दो हमें, या हमारा स्टॉक ही दे दो। इफ सम लायबिलिटीज मेट बाय पेइंग बाय गिविंग आउट सम एसेट, नो एंट्री इज मेड। क्यों नहीं होगा, ये जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तब। अभी हम कुछ छोटे छोटे जो बच्चों को दिक्कत आती है, देखिए इसमें जनरल एंट्री पूरा होता है, तो जनरल एंट्री बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। देखिए अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, एक बता देते हैं, डेबिट क्रेडिट, अब हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेट। देखो जो आपकी जनरल एंट्री अभी हम वो कर रहे हैं, ठीक है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, ये हो जाएगा बच्चों डेट, ठीक है, ये हो गया फुल। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ मैं दो चार कर दूंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, फिर रियलाइजेशन अकाउंट से वो सेल होती हैं या लायबिलिटीज आर मेट, ठीक है। तो अभी चूंकि जनरल एंट्री आया है, अभी इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बाद में बनाएंगे, तो जनरल एंट्री आप देख लो। जैसे दिया हुआ है सेल ऑफ एसेट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे में, मैं ऐसे बना देता हूं, सेल ऑफ एसेट्स 50,000, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ 50,000, तो क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, ठीक है, सेल हो रहा है तो क्या कहां जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। $50,000, अभी आप ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको और पीछे कर देते हैं। दूसरा पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज 10,000, क्रेडिटर्स को मान लो पे किया, तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, क्या हो जाएगा, आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये हुआ। देखिए तीसरा है कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू मिस्टर एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट। से 50,000 का एसेट है मान लो, तो उसका 5% कितना हो जाएगा 2500। ठीक, तो आप देखिए अब सेल ऑफ एसेट में जो पैसा आता है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन जब किसी पार्टनर को कुछ देना होगा एक तरह से, तो उसके कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके कैपिटल में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। यहां पे आएगा, देखिए बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2500 और 2500। जो एसेट बेचा था उसी कह रहा 5% उसको कमीशन मिल रहा है, तो उसकी एंट्री आ जाएगी इधर साइड में, क्योंकि अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसका हो गया 2500, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मैं ऐसे कर दे रहा हूं कि आप खाली समझ लो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000। द फर्म हैड अग्रीड विद अमृत अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू 10,000। देखो कभी कभी होता क्या है कि जितना हम लोग पढ़ते हैं उतनी जल्दी जो है कि एसेट फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता। एक्चुअली फर्म मान लो फैक्ट्री है, तो ऐसा थोड़ी है कि सारा एसेट, बड़ी बड़ी मशीनें तुरंत ही बिक जाएंगी। उसके लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, पेपर में निकालना पड़ता है, ऑक्शन के लिए मतलब कि लोगों को तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, ऑक्शन कंडक्ट किया जाता है, उसमें भी मतलब कि वाजिब प्राइस मिलता है तभी बेचते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत ही बेच दिया। तो ये सब प्रोसेस करने में कभी कभी जैसे मान लो कोई एक पार्टनर है जो एक्सपर्ट, उसको है इस चीज़ का नॉलेज है उसको, या ही कैन फेच गुड प्राइस फॉर द फर्म, तो उसको एक जिम्मेदारी दे दिया। मान लो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई हम आपको 10,000 रुपया देंगे ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, डिसोल्यूशन के प्रोसेस को, लीगल भी होता है उसमें, लॉयर फी। अब मान लो एक होता है चलो जो खर्चा आएगा दिया जाएगा, एक होता है चलो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इसे इसमें लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 15,000। फर्म हैड अग्रीड विद अमृत अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू 10,000। फर्म और जो पार्टनर अमृत है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई पूरा रियलाइजेशन कराने का 10,000 कंपनी आपको देगी। अगर देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है। अगर 10,000 से ज्यादा खर्च हुआ तो उसका लॉस, 10,000 से कम खर्च हुआ तो उसका गेन। यहाँ समझिए, हमने किसी को या किसी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि ये भाई 10,000 में और मैंने मान भी लिया। अब मैं 10,000 से ज्यादा खर्चा होगा तो मांगने थोड़ी जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो मेरा लॉस है। या 8,000 में काम हो गया तो हम देने थोड़ी जाएंगे उसको 2,000, वो मेरा गेन हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। तो हमारा कहने का यहाँ पे पॉइंट है कि ये उसका लॉस हो जाएगा, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। फर्म तो उसको वही देगी जो फर्म से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका एग्रीमेंट हुआ है। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, आप बात को समझ लीजिए, डेबिटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10,000 का, खर्चा आया 15,000, तो फर्म उतना ही देगी टू अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही माना जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो दूसरी बात होती है। Z, an old customer whose account for 6,000 was written off as bad debt in previous year, paid 60% of the amount written off. एक तरह से पैसा आ गया, ठीक है, तो 6,000 का 60% कितना हो जाएगा, 3,600, 3,600। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपके पास बैंक में आया तो पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट
डेबिट 3600 टू रियलाइजेशन अकाउंट। %60 हुआ ना, 6000 का 60% कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। तो देखो अब वो पुराना कोई कस्टमर था, भाग भूग गया होगा, फिर लौट के आ गया, बिजनेस करना है, तो कहा कि हम 60% भाई दे देंगे। तो डिसोल्यूशन के टाइम पर तो जो दे दे वही सही। तो 3600 दे दिया, सीधा पैसा आने से मतलब है। बैंक अकाउंट कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 3600 टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया। ठीक है, लास्ट है इसका इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड 150%, 15,000 ज्यादा हो गया। तो बुक वैल्यू क्या होता है कि जब आप रियलाइजेशन बनाएंगे तो एसेट्स आर रिटेन एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, फिर हाल जितने में बेचेंगे उतना ही लिखा जाएगा, कितने का वैल्यू था कितने का, इससे कोई मतलब पॉइंट ही है। इसमें बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 और रियलाइज कितना 150%, मतलब 150% आया, 15,000 आया। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे या एंट्री करेंगे तो कितना पैसा आया एक्चुअली में वही इंपॉर्टेंट है, वही लिखा जाएगा। कितने का था कितने का नहीं था उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए लास्ट है इसका 6, अब पता नहीं उसमें आ रहा है कि नहीं। बैंक अकाउंट मैं बोल दे रहा हूँ, देखो आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। उधर जगह शायद मुझे लग रहा है कि उसमें आ पा रहा है कैमरे में कि नहीं आ पा रहा है। फिर ये लास्ट एंट्री है। तो ये देखिए 6 एंट्री हमने कर दी है, और भी मैं 3-4 क्वेश्चन भी लेता हूँ इसी के। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का आपका जनरल एंट्री में क्लियर कर दूं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन आप लोगों से गुजारिश कि थोड़ा हमारे चैनल को भी आगे बढ़ा दीजिए, प्रमोट कर दीजिए अपने दोस्तों में, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।